दो इसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहले वायर के कारण देखेंगे जो कि चार्ज रहेगा, उसके उसके बाद अपन एक स्फीयर के कारण देखेंगे, शीट के कारण नहीं देखेंगे क्योंकि वो लास्ट ईयर में आ चुका है। सीजी बोर्ड में जनरली जो लास्ट ईयर में आ चुका रहता है वो इस बार नहीं आएगा, है ना, वो आता नहीं है। उसके अलावा एक क्वांटिक ग्राफ जनरेटर देखेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो डेरिवेशन अपन बनाएंगे आने वाले चैप्टर का जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर है। तो ये यूनिट जो है उसमें अपन 5 नंबर जो है आराम से कंजर्व कर सकते हैं, बाहर नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लेना, डेरिवेशन ही आएगा इसमें। खैर, तो शुरू करते हैं, देखते हैं गॉस थ्योरम क्या होता है। और उसका एक एप्लीकेशन पहला ये है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो कि चार्ज है और इसके कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी डिस्टेंस पर पता करेंगे। ठीक है, ओके। तो सवाल ये आता है कि गॉस थ्योरम क्या है, क्योंकि अगर सवाल आएगा तो ये भी पूछ सकता है कि गॉस थ्योरम होता क्या है, उसको बताओ बोल के। तो देखो गॉस थ्योरम क्या कहता है, तो सबसे पहले गॉस थ्योरम ये बताता है कि किसी भी अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण तो आप ला सकते हैं kq/r², लेकिन अगर किसी बड़े चार्ज को, ये पूरे को अगर मैं चार्ज दे दूं और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछूं तो यहाँ पर बताना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बताने के लिए गॉस साहब आते हैं। तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब क्या होता है, तो कोई भी अगर चार्ज है, कोई भी मान लो ये जो चार्ज है, अब इससे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी सभी तरफ सभी तरफ सभी तरफ, ऊपर भी निकलेगा नीचे भी निकलेगा। तो ये जो फील्ड निकल रही है सब तरफ, उसमें एक प्रॉपर एक शीट रख दो। अब इस शीट से होकर गुजरेगा वो जो फील्ड लाइंस है, और उसमें जो शीट से ये जो शीट है उससे होकर अगर गुजर रहा है, तो इस शीट में जितने भी फील्ड लाइंस है उसको गिन के काउंट कर लो। अब इसी को बोल दो फ्लक्स। सिंपल सा है। मान लो अगर नीचे से कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, तो यहाँ पर एक शीट रख दूंगा, इस शीट से कितने फील्ड लाइन गुजर रहे हैं सबको जोड़ दूंगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को याद रखना, फाई से डिनोट करते हैं। ये उसमें उपस्थित, उसमें प्रेजेंट नेट जो चार्ज रहता है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, या इसको ऐसे लिखते हैं क्यू नेट, यानी कि नेट चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। ठीक है, ये है गॉस थ्योरम। क्यों नेट लेना है चार्ज को, याद रखना, पहली बात तो ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है, और ये जो चार्ज है उसको रखना है विद साइन। विद साइन मतलब लेना है चिन्ह सहित, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। प्लस को अगर नहीं लोगे तो भी समझ में आ जाता है, क्योंकि प्लस को जनरली लिखते नहीं है। ठीक है, सेम वैसे जैसे कि अब डाइपोल है, मान लो कोई डाइपोल है द्विध्रुव, इसके कारण अगर नेट फ्लक्स अगर मैं बोलूं तो इसके कारण नेट फ्लक्स के लिए सबसे पहले याद रखना, फ्लक्स डायरेक्ट नहीं निकलेगा। फ्लक्स अभी मैं बोला कि किसी एरिया से गुजर के जाना चाहिए, मतलब इसको बंद करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। कोई भी चार्ज है उसको पहले अपन बंद करेंगे, ये जो बंद करेंगे इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, उसमें पहले बंद करेंगे तब जाके फ्लक्स डिफाइंड होता है, खुले में फ्लक्स डिफाइंड ही नहीं होता। ओके, तो इसके कारण अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूं तो फाई नेट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसमें उपस्थित नेट चार्ज क्यू नेट का हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट है। क्यू नेट कितना निकलेगा, ये निकलेगा क्यू नेट जो है वो निकलेगा माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। ये कितना निकलेगा, जीरो, तो टोटल फ्लक्स जीरो, क्योंकि ये तो जीरो हो गया ना, तो इसके कारण फ्लक्स जो है वो जीरो आएगा। किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, डाइपोल के कारण। इसलिए डाइपोल के लिए पोटेंशियल डिफाइंड होता है, फ्लक्स डिफाइंड ही नहीं होता, नेट जीरो आ जाता है। खैर, तो अपन बात करते हैं अनंत लंबाई के चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर के कारण। वायर खुले में है, खुले वायर के कारण फ्लक्स डिफाइंड नहीं होगा, उसको बंद करना पड़ेगा। वायर को बंद करने के लिए अपन एक इमेजिनरी सिलेंडर यानी कि बेलन बनाएंगे। तो मान लो अब यहां से मैं r डिस्टेंस पर निकालना चाह रहा हूं, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। अब अगर मैं r डिस्टेंस पर निकालना चाह रहा हूं ना, तो मैं r रेडियस का यानी कि r त्रिज्या का एक बेलन बनाऊंगा, r रेडियस का, और ये बेलन से वायर को पूरा घेर दूंगा। ठीक है, जितनी दूरी पर निकालना है उतने त्रिज्या का, उतने रेडियस का सिलेंडर बना दो। तो ये बना दिए अपन। ठीक, अब मान लो इसकी जो लेंथ है, मान लो इसका लेंथ l है। ठीक है, ये r है और सपोज ये इसका सेंटर O है। अब देखो यहाँ पर सिलेंडर के पास तीन सरफेस होते हैं, तीन पृष्ठ होते हैं। सबसे पहले है तो अपर सरफेस जो कि ऐसे शीट में सर्कुलर है डिस्क के जैसे, तो फर्स्ट सरफेस बोल देता हूँ। नीचे में भी वैसे ही सरफेस है जिसको सेकंड सरफेस, और ये थर्ड सरफेस। ठीक है, ये ऊपर वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस, और ये वाला सरफेस जिसको वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लक्स है तो तीनों सरफेस से जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा। तीनों सरफेस का मैं फ्लक्स निकाल लेता हूं, तीनों को जोड़ के फाई नेट निकाल दूंगा, फाई नेट निकाल दूंगा तो आ जाएगा नेट फ्लक्स, और यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आसानी से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ये इसका यूज करके मिटा दिया जाए।
कि पूरा पुल रहता तो अच्छा मिलता। ठीक है, ऐसे खींचो का दिक्कत है। ओके, तो फर्स्ट सरफेस के कारण निकालते हैं। तो फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, पहले पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, इसको मैं फाई 1 बोल दूं तो फाई 1 ये निकलेगा कितना, देखो फाई का फॉर्मूला होता है E डॉट ds डॉट प्रोडक्ट करना रहता है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा E ds cos थीटा। ठीक है, कई जगह इसको ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं क्लोज सरफेस का, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना निकलेगा, ये क्लोज सरफेस क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा। थीटा किसके किसके बीच का कोण है, E और ds के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो E जो है, E के डायरेक्शन देखो, E तो अभी निकालने वाले हैं, बट E का डायरेक्शन तो बता सकते हैं, किसी वायर के कारण E जो है चारों तरफ ऐसे बाहर जाता है, वायर के कारण E बाहर ही जाएगा। ठीक है, बाहर जाएगा। अब यहाँ पर देखो E इधर बाहर जा रहा है, मतलब E का डायरेक्शन ये है, ये इधर आ रहा होगा, उधर जा रहा होगा, ये E का डायरेक्शन। और ds का डायरेक्शन क्या होगा, ds का डायरेक्शन ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो फाई 1 जो है वो निकलेगा E ds cos 90, cos 90 की वैल्यू 0। तो इसका ये मतलब है कि पहले पृष्ठ से कोई फ्लक्स ही नहीं जाएगा, क्योंकि भैया फ्लक्स क्या होता है, उसको छेद के जाना चाहिए। खुद सोचो ना, फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ऐसे और सरफेस ऐसा है, उसको छेद के कैसे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले सरफेस के कारण फ्लक्स जो है वो जीरो आएगा। सिमिलरली सेकंड सरफेस के कारण भी जीरो आएगा, देख लो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिमिलरली लिख देता हूँ, फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस। तो ये फाई 2 निकलेगा, ये भी निकलेगा सेम, A डॉट ds cos 90। ना cos 90 कहते हैं, देखो इसका डायरेक्शन नीचे होगा और E का डायरेक्शन ये चारों तरफ बाहर अंदर। ठीक, तो ये cos 90 0, तो फाई 2 जो है वो भी आएगा कितना, 0। फाई 3 ये हमें फाई 3 यानी कि इस सरफेस के कारण, तो फाई 3 निकालते हैं। तो फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस, इसको कर्व सरफेस बोलते हैं, ड्यू टू कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये फाई 3 निकलेगा, वो कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds cos एंगल, यहाँ पर बताओ। तो यहाँ पर ये सभी किसी भी पॉइंट पर अगर देखोगे तो यहाँ पर इसका जो एरिया है कर्व सरफेस का वो बाहर जाते हुए दिख रहा है किसी भी पॉइंट पर, और E का भी डायरेक्शन इधर ही सेम डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर एंगल कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ पर फाई 3 है वो आएगा कितना, E को बाहर निकालो और तो ठीक है, E डॉट ds cos 90 कितना हो जाएगा, cos 0 होता है 1, तो यहाँ पर E डॉट ds बस बचेगा। तो फाई 3 जो है वो कितना निकलेगा, E बाहर निकालो, कांस्टेंट है, ये ds सभी ds सभी ds को जोड़ दूंगा तो उसका वक्र पृष्ठ बनेगा। ठीक है, कर्व एरिया बनेगा, तो सभी ds की जगह मैं लिख दूंगा उसका कर्व एरिया, और उसका फार्मूला होता है कितना, 2 पाई r उसकी लंबाई l। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या मैं निकाल सकता हूँ, फाइनेट ये हो जाएगा कितना, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो यहाँ से फाइनेट जो है वो कितना आएगा, फाई 1 फाई 2 0 प्लस 0 प्लस ये कितना, E इंटू 2 पाई r l। तो फाइनेट कितना आएगा, E इंटू 2 पाई r l। ये ऊपर वाले टर्म को मिटा देता हूँ। तो यहाँ से फाइनेट जो है वो आने वाला है कितना, E इंटू 2 पाई आर एल। अब चूंकि गॉस के थ्योरम से अपन ये जानते हैं, बिकॉज बाय गॉस थ्योरम अपन ये जानते हैं गॉस थ्योरम से, मान लो अगर इसमें ये जो टोटल सरफेस है इसमें अगर चार्ज क्यू है ना, तो यहाँ पर गॉस थ्योरम से क्या आएगा, बाय गॉस थ्योरम फाइन नेट जो है वो कितना निकलता है, ये निकलता है नेट चार्ज जो है क्यू उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा, ये है गॉस थ्योरम। तो देखो फाइनेट ये दोनों को इक्वेट करो, मतलब E इंटू 2 पाई आर एल ये बराबर निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, इधर वाले को मिटा देता हूं। तो यहां से फिर से अब क्या निकलेगा, E कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन
2 पाई आर एल और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो ये इनफाइनाइट है, चार्ज को नहीं ले सकते अपन, क्योंकि अपने को सिर्फ इतना चार्ज पता है, क्योंकि ये चार्ज को अपन एज्यूम किए हैं, जिस चीज को अपन एज्यूम करते हैं उसको हटाना रहता है अपने को। तो यहाँ पर आएगी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की होती है, अगर लाइन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, अगर शीट है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, एरिया चार्ज डेंसिटी, और अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा आएगा, लैम्डा, ठीक है ना, यही है ना लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर क्या होगा लैम्डा, ये हो जाएगा क्यू बाई एल। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा इनटू एल, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो E बराबर निकलेगा क्यू की जगह लैम्डा इनटू एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल को उड़ा दो तो E बराबर निकलेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख दो, आर को बाद में लिख दो, यही निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस वायर के कारण। क्लियर, ये निकलेगा। अब यहाँ पर बताना चाहते हो तो बता देना, बिकॉज Q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एल। ठीक है, सिंपल, ये है चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर, ये निकलेगा। डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन भी ये बाहर ही जाएगा, इधर इधर इधर, क्योंकि इधर तो बोल ही नहीं सकते ना, इधर तो ऊपर जा रहा है ना, वो तो खत्म ही कहाँ हुआ ये, अपन तो इतना का निकाले हैं। ठीक है, ऊपर और जगह है इसमें। ठीक है, तो ये है। क्लियर, तो ये डिपेंड करेगा किस पर, डेंसिटी पर। ठीक, लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये वाले लेंथ पर डिपेंड करेगा। अब याद रखना ये कैसा है, ये E is proportional to 1 by r है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ अगर एक तरफ E को ले लो, एक तरफ R को ले लो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद्युत क्रमानुपात, तो इसका ग्राफ जो है ऐसे डाउन ग्रेडियंट में जाएगा। ठीक है, तो ये निकला वायर के कारण। अब अपन देखेंगे किसी स्फीयर के कारण, गोले के कारण। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन सॉलिड स्फीयर के कारण देखते हैं। ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण। ठीक है, अगर कंडक्टिंग रहेगा, याद रखना इसके दो कंडीशन है, सॉलिड जो है उसके दो कंडक्ट, ये देखो ये जो सॉलिड है यानी कि कंडक्टिंग जो है, चाहे ये सॉलिड रहे चाहे ये हॉलो रहे, सेम आएगा, चाहे ये सॉलिड रहे चाहे ये हॉलो रहे। मतलब ये अगर चालक है, अगर ये सुचालक है, तो मतलब ये ठोस भी रहे या खोखला रहे, ठोस या खोखला दोनों के लिए यही होगा। अगर चालक है तो अलग होता है बस कुचालक वाले कंडीशन में, कुचालक वाला कंडीशन जो एनसीईआरटी में उसको दिया नहीं है, इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ सुचालक वाले बताऊंगा। और सुचालक में चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो एक ही आएगा, क्योंकि इसमें केस एक ही बनता है, याद रखना। इसमें केस ये बनता है कि अगर किसी भी चालक गोले को, फिर चाहे वो ठोस हो चाहे वो खोखला हो, जब तुम चार्ज दोगे तो सभी चार्ज है ना वो कुत्ते 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 वो पूरा सरफेस पर आ जाएंगे। ठीक है, पृष्ठ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अंदर में कुछ रहता नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण अपन निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 पोजीशन पर अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पोजीशन अपन निकालेंगे सबसे बाहर, गोले के बाहर। ठीक है, पहला आउटसाइड, आउटसाइड स्फीयर मतलब गोले के बाहर। अब गोले के बाहर देख लो, तो मान लो इसका सेंटर जो O है उससे मान लो कोई डिस्टेंस है R। ठीक है, कोई डिस्टेंस R पर कोई पॉइंट P है, सेंटर से डिस्टेंस लेना है, R पर कोई पॉइंट P है। यहाँ पर मुझे निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब तो मैं फ्लक्स से निकालूंगा, तो वहां पर मुझे अगर फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा भैया, उसको स्मॉल r को त्रिज्या मानकर, रेडियस मानकर एक बड़ा सा स्फीयर बनाकर उसको घेरना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गॉसियन सरफेस बनाना जरूरी है, तो ये सबको बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये सबको लिख देना कि सपोज स्मॉल r रेडियस है। ठीक है, स्मॉल r रेडियस का मैं एक स्फीयर जो है इसके आउटसाइड ड्रॉ कर रहा हूं, और ये आउटसाइड का जो स्फीयर है वो एक गॉसियन सरफेस के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं घेर देता हूं। तो स्मॉल r को रेडियस मानकर एक इमेजिनरी अपन ऐसे स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो स्फीयर है एक गॉसियन सरफेस के जैसे बिहेव करेगा। अब इस पर अपन क्या करेंगे, मान लो पॉइंट P पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेंगे, छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेंगे जिसका एरिया मान लो ds है। एरिया क्या मान लो ds। अब ds के कारण अपन फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे अपन,
ds के कारण फ्लक्स निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल सेक्शन ds, तो इसके कारण फ्लक्स निकलेगा वो भी छोटा सा ही निकलेगा, तो इसको मैं d फाई बोल देता हूं, d फाई e। ये निकलेगा कितना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ e, मान लो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी e है, ये हो जाएगा e डॉट ds और ये हो जाएगा cos, एंगल देख ले। अब देखो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता दिखता है, बाहर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, बाहर जाता हुआ दिखेगा, तो ये यहाँ पे तो बाहर जाएगा। और ds का डायरेक्शन क्या है, देखो ये है ds का डायरेक्शन बाहर ही निकलेगा ना, ठीक है, एरिया का डायरेक्शन बाहर ही होता है, ठीक, और e का डायरेक्शन भी इधर ही बन रहा है, e का डायरेक्शन भी इधर ही है, दोनों डायरेक्शन सेम है, मतलब एंगल कितना 0, तो ये हो जाएगा कितना cos 0। तो यहाँ से d फाई e निकल कर आएगा वो क्लोज इंटीग्रल ऑफ e डॉट ds cos 0 होता है 1। तो d फाई e जो है वो कितना निकलेगा, e को बाहर निकालो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। अब ये ds सभी को अगर मैं जोड़ दूंगा गोले का, तो क्या बन जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बनेगा, है ना, संपूर्ण पृष्ठ बनेगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया बनेगा। और गोले का टोटल सरफेस एरिया इसका क्या निकलेगा, सभी ds को जोड़ूंगा तो गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, ये होता है 4 पाई r², रेडियस r है तो ये सही है, ठीक है। तो ये फाई अब टोटल निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा फाई e, d को हटा दिया और ये हो जाएगा e और ये हो जाएगा कितना 4 पाई r², क्लियर, ये निकला फाई। बट गॉस के थ्योरम से अपन जानते हैं, बट बाय गॉस थ्योरम से अपन को ये चीज भी तो जानते हैं क्या कि इसको हटा देता हूं यार, इसको कहीं मैनेज करके लिखना, ठीक है, ये इसको साइड में बता देना है ना। हाँ, तो यहाँ से गॉस थ्योरम से अपन क्या जानते हैं कि फाई बराबर कितना होता है, ये होता है नेट चार्ज। अब सपोज इसमें चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक है, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा गॉस थ्योरम से, ठीक है, तो ये दोनों को इक्वेट कर दूं, तो यहाँ से मैं 4e into 4 पाई a into 4 पाई r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से e इज इक्वल टू बनेगा q बाय 4 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट को लिख दूंगा और ये r², तो ये बनेगा इसके कारण, क्लियर, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब ध्यान से देखो, ये जो है किसी चार्ज q के कारण r डिस्टेंस पर, ये तो फार्मूला है kq बाय r² याद करो, 1 बाय इतना तो k हो गया q बाय r², मतलब बाहर से जब देखोगे तो ये जो स्फीयर है ना वो एक पॉइंट चार्ज की जैसा बिहेव करता है, ठीक है, तो ये बाहर में होगा, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन है आउटसाइड, मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं जब r जो है वो कैपिटल R से बड़ा हो तभी तो आउटसाइड होगा इसके रेडियस से, पहला। अब सेकंड कंडीशन ये है on the surface of sphere, मतलब ये है कि इसके पृष्ठ पर, इस कंडीशन को बोलते हैं जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्मॉल r कैपिटल R यूज करूंगा, तो यहाँ से e जो है वो बनेगा कितना q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कैपिटल R², ठीक, ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन बोलना इनसाइड स्फीयर, ये बना देता हूं, इनसाइड स्फीयर मतलब गोले के अंदर। अब गोले के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता, तो साफ साफ इसको लिख देना, गोले के अंदर, मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं जब स्मॉल r जो है वो स्मॉल रहे कैपिटल R से, मतलब अंदर चले गए, ठीक है, तब यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्योंकि यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं, चार्ज 0, इसको 0 कर दोगे तो टोटल 0 नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार लिख देता हूँ, तो e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r²। अब यहाँ पर q इज इक्वल टू 0 कर दोगे तब यहाँ से e इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये तीन पोजीशन पर है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके कारण है, गोले के कारण, कौन से गोले, चालक, कंडक्टिंग के कारण, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, घूमना नहीं है, ठीक है, बस। तो ये है गोले के कारण, ठीक है।